हेलो मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है कफ, खांसी। खांसी के बारे में पढ़ेंगे आज। कफ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है आज? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसके कॉजेस, फिर हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर पढ़ेंगे हम इसके स्कल्टेशन, फिर हम पढ़ेंगे क्या, इन्वेस्टिगेशन, फिर हम पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट, कफ का ट्रीटमेंट। ठीक है। कफ क्या है? Cough is a reflex explosive expiration that prevent aspiration and promote the removal of secretion and foreign particles from the lung. So cough is a protective reflex which is produced by our body in response to foreign particles or secretion. ठीक है, कोई foreign particles हो या secretion हो जो lungs के अंदर जा रहा है, उसे रोकने के लिए बॉडी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जनरेट करती है जिसकी वजह से कफ होता है। ठीक है। अब आते हैं इसके कॉजेस पे। कफ दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स लेस देन 3 वीक्स, क्रॉनिक इज मोर देन 8 वीक्स। ठीक है, मोर देन 8 वीक्स। कुछ लोग इसे सब एक्यूट भी कंसिडर करते हैं बीच में, सब एक्यूट विच इज 3 to 8 वीक्स। ठीक है। एक्यूट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? एक तो इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है। क्रॉनिक में दो तरह का कफ होता है, एक तो प्रोडक्टिव कफ होता है और एक नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ मीन्स इसमें स्पूटम होता है, स्पूटम। ठीक है। प्रोडक्टिव कफ के एग्जांपल क्या है? सीओपीडी, टीबी इसे सब एक्यूट में कंसिडर करते हैं। कॉमन वेयर टीबी इज एंडेमिक, ब्रोंकेक्टेसिस, पल्मोनरी एडिमा, लंग कैंसर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एडिमा में पिंक और फ्रोथी स्पुटम होता है, लंग कैंसर में ब्लड कैंसर। ओके। अब आते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ में। अस्थमा, स्पुटम एब्सेंट है, पोस्ट नेजल ड्रिप, गर्ड, ड्रग्स लाइक एस इनिबिटर्स, सार्काइडोसिस। ओके। सब एक्यूट में क्या क्या आता है? टीबी और पोस्ट इन्फेक्शियस टसिसिव सिंड्रोम। ठीक है, ये आता है आपका सब एक्यूट में। और एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक ड्रग इंड्यूस भी आता है। ड्रग इंड्यूस में क्या आएगा? एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज इनिबिटर। ठीक है। हम दो ही क्लासिफिकेशन लेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक और सब एक्यूट। ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री टेकिंग पे। ऑनसेट, हिस्ट्री टेकिंग में ऑनसेट और ड्यूरेशन, ऑनसेट और ड्यूरेशन। ठीक है। ऑनसेट क्या होता है? कफ में सडन है तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या हो सकता है? फॉरेन बॉडी इनहेलेशन हो सकता है। अगर इफ इट इज अ लार्ज इनफ टू ऑक्लोड द एयरवे, अगर फॉरेन बॉडी इतनी बड़ी है जो एयरवे ऑक्लोड ही कर जाती है, तो कफ जो है अपेरेंटली सीज बंद हो जाएगा एंड इट सुपर इम्पोज बाय साइनोसिस एंड इवेंचुअली अनकॉन्शियसनेस। ठीक है। फिर आते हैं इसके ड्यूरेशन पे। और एक्यूट है लेस देन 3 वीक्स, क्रॉनिक कफ है मोर देन 8 वीक्स। ठीक है। अब आते हैं इसके स्पूटम पे। स्पूटम में क्या क्या चेक करना है? फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी एंड अपीयरेंस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें चेक करनी है हमें। और जो एक्सपेक्टोरेटेड स्पूटम है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अब आते कफ, जो स्पूटम है, अगर पुरुलेंट स्पूटम है, कंटिन्यूस है, ये सजेस्ट करता है क्या? सजेस्टिव ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकेक्टेसिस। ठीक है। अगर एक्सपेक्टोरेटेड ब्लड स्पूटम है, ब्लड स्टेन्ड है, तो ये ब्रोंकियल कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और टीबी सस्पेक्ट करता है। स्पूटम के कलर्स होते हैं कुछ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रस्टी कलर्ड है, ब्राउन है, ये तो कॉज क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का कॉज हो सकता है। ब्लूइश ग्रीन स्पूटम है तो ये सूडोमोनास हो सकता है। रेड करंट जेली स्पूटम है तो ये क्लेप्शियला निमोनिया हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्पूटम। अब आते हैं स्मोकिंग हिस्ट्री पे। स्मोकिंग हिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्मोकिंग में कॉज क्रॉनिक कफ। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत सालों से ले रहा है, क्रॉनिक स्मोकर है, सो इट में कॉज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड ब्रोंकाइटिस। एसोसिएटेड सिम्टम्स में अगर एपिसोडिक सिम्टम्स है, कभी कभी आ रहे हैं और सीजनल है, तो ये सजेस्ट करता है क्या? अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? वीजिंग विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मोनोफोनिक वीज। इसे डिफरेंशिएट करना है हमें एक्चुअल वीज से और मोनोफोनिक वीज से। मोनोफोनिक वीज कहाँ दिखती है? जब इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, या तो फॉरेन बॉडी से होगा या तो ट्यूमर की वजह से होगा। ठीक है, इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, या तो फॉरेन बॉडी हो सकता है या तो लंग ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नाउ मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कॉजेज ऑफ कफिंग टेंड टू बी अकम्पाइंड बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, रेस्पिरेटरी कॉजेज कफिंग के साथ वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ एसोसिएटेड होंगे। बट सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया में रिजल्ट फ्रॉम एस्पिरेशन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो सडन डिस्निया होगा वो या तो एस्पिरेशन की वजह से हो सकता है या तो
पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। नाउ अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पल्मोनरी एडिमा में भी होता है और अस्थमा में भी होता है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दोनों चीज़ों में होता है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि एडिमा है या अस्थमा है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट इज वर्स ऑन द रिकम्बिनेंसी, पोजीशन चेंज करने पे हो रहा है, तो ये पल्मोनरी एडिमा है, या तो नाइट टाइम में ज़्यादा बढ़ रहा है या तो अस्थमा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं प्लूरेटिक चेस्ट पेन में। प्लूरेटिक चेस्ट पेन में भी एक्सपीरियंस विद द पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड निमोनिया। अगर चेस्ट पेन आपको डिटेल में पढ़ना है, चेस्ट पेन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो हमने अलग से वीडियो में बताया है। ठीक है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आपको इसे पढ़ना है तो। ठीक है, चेस्ट पेन। फिर आते हैं फ्रीक्वेंट क्लियरिंग ऑफ थ्रोट एंड नेसल डिस्चार्ज। फ्रीक्वेंट क्लियरिंग ऑफ थ्रोट ड्यू टू नेसल डिस्चार्ज और हिस्ट्री ऑफ एलर्जी विथ राइनाइटिस may result in post nasal drip and precipitating the cough। अगर बार बार फ्रीक्वेंटली नेसल डिस्चार्ज हो रहा है राइनाइटिस या एलर्जी की वजह से, तो ये पोस्ट नेजल ड्रिप तैयार होगा, पोस्ट नेजल ड्रिप होगा पेशेंट को, तो ये कफ को प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करना है, पहले टेम्परेचर देखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ा है, फीवर है, इसको तो बैक्टीरियल या तो इन्फेक्टिव एटियोलॉजी हो सकता है। और कहाँ कहाँ टेम्परेचर बढ़ सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बढ़ सकता है। अगर फीवर के बारे में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है भी। अब आते हैं इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन पे। इंस्पेक्शन में सीओपीडी में बैरल शेप चेस्ट दिखती है, बैरल शेप चेस्ट जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर डायमीटर लगभग इक्वल होता है। ओके, अगर पेशेंट कैकेक्सिक है, कैकेक्सिक पेशेंट है, तो में क्या हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है और टीबी भी हो सकती है। साइनोसिस दिख रहा है पेशेंट में, तो ये सीओपीडी या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। क्लबिंग दिख रहा है, सो ये ब्रोंकिएक्टेसिस एंड ब्रोंकियल कार्सिनोमा में भी हो सकता है। क्लबिंग के बहुत सारे कॉजेस है, उसे हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अगर जेवीपी भी बढ़ा है, इंस्पेक्शन में जेवीपी बढ़ा है, जुगुलर वेनस प्रेशर, तो ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। और सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड भी दिख रहा है, पाल्पेबल है, मे भी पाल्पेबल विथ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, टीबी एंड लंग कैंसर में भी पाल्पेट हो सकता है। अब आते हैं अस्कल्टेशन पे। क्रिपिटेशन, कोर्स क्रिपिटेशन दिख रहे, सुनाई दे रहे, सो ये फीचर ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस एंड पल्मोनरी एडिमा है। कोर्स क्रिपिटेशन इज द फीचर ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस एंड पल्मोनरी एडिमा। अगर अस्कल्टेशन में ब्रेथ साउंड एब्सेंट है, सो ये क्या हो सकता है, ब्रेथ साउंड एब्सेंट है। अदर एग्जामिनेशन डल परकशन हो रहा है, वोकल रेजोनेंस भी कम हो रहा है, सो ये प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है और सेगमेंटल लंग कोलैप्स भी हो सकता है। अब आते हैं वीजिंग। अगर वीजिंग दो प्रकार की, एक तो वाइड स्प्रेड वीजिंग होगा या तो फिक्स इंस्पायरेटरी वीजिंग होगा। वाइड स्प्रेड वीजिंग है तो ये सजेस्ट करता है क्या, अस्थमा। अगर फिक्स इंस्पायरेटरी वीज है तो ये ब्रोंकियल लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में आते हैं आपके जनरल इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। जनरल इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे स्पूटम कल्चर्स, अगर प्रोडक्टिव कफ है तो उसे कल्चर के लिए सेंड कर देंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें टीबी के जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कल्चर हो गया, जेडन स्टेनिंग है, एसिड फास्ट बेस है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे पीक फ्लो रेट फॉर डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। अस्थमा में लो पीक होता है। फिर आते हैं WBC लेवल, टोटल WBC काउंट, ये नॉन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इन्फेक्शन में भी बढ़ते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है चेस्ट एक्सरे, वेरी यूजफुल एंड रिवेल एरियाज ऑफ कंसोलिडेशन विद इन्फेक्शन। Dilated bronchi with persistent area of infection suggestive of bronchiectasis. Now, bilateral patchy shadowing, this may accompanied by other features. For example, cardiomegaly, upper lobe diversion of pulmonary vein, bilateral effusion and Carly B lines. What is Carly B lines? It is an 1 to 2 centimeter horizontal line in the periphery of lung field. ये क्या सजेस्ट करता है, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्या होगा, बायलैटरल पैची शैडोइंग, दिस में भी अकम्पाइड बाय अदर फीचर, कार्डियोमेगाली हो सकता है, अपर लोब डाइवर्शन ऑफ पल्मोनरी वेन हो सकता है, बायलैटरल इफ्यूजन एंड कैरली बी लाइंस विजिबल हो सकता है। फिर आते अपाइकल पल्मोनरी कंसोलिडेशन पे विद कैल्सिफिकेशन एंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीबी। टीबी में अपाइकल पल्मोनरी कंसोलिडेशन विद कैल्सिफिकेशन एंड हाइलर लिम्फेडेनोपैथी विच इज सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब ब्रोंकियल कार्सिनोमा may present as a hilar mass, peripheral mass or with collapse and consolidation of lung due to airway obstruction. Sarcoidosis, bilateral hilar lymphadenopathy is seen. Then after that pulmonary function test और respiratory function test, इसे हम अलग से वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो चेक करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इफ सस्पेक्टेड। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चेस्ट एक्सरे नॉर्मल निकलता है, इसलिए हम वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन स्कैन करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर पल्मोनरी एंजियोग्राफी सेम फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सीटी थोरैक्स, सीटी स्कैन करेंगे थोरैक्स का फॉर डायग्नोसिंग एंड स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर, ऑल्सो स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। पीएच मॉनिटरिंग करेंगे, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग फॉर डायग्नोसिस ऑफ
गट, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। Persistent cough, weight loss, and hoarseness in a smoker are ominous sign for what? Malignancy or TB. Arrange a CXR chest X-ray to exclude malignancy. An unrelating bout of violent coughing of sudden onset may be due to the inhaled foreign body. If this is a large enough to occlude the upper airways, coughing may cease abruptly and cyanosis and unconscious ensure. देन क्रिकोथायरॉयडोटॉमी में बी द लाइफ सेविंग। अगर द ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, तो जो कफ होगा वो बंद हो जाएगा आपका। सो इसे ट्रीट करने के लिए क्रिकोथायरॉयडोटॉमी इज़ द लाइफ सेविंग। क्रिकोथायरॉयडोटॉमी, क्रिकोइड और थायराइड के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसे पियर्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सिम्टम्स आ रही है वो रिलीफ हो जाएंगे कुछ समय के लिए। फिर हम इसे रिप्लेस कर देंगे ट्रैकियोस्टॉमी से, या तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसे निकाल देंगे। आस्क अबाउट द फॉरेन बॉडी ट्रैवल। अगर पूछो पेशेंट से कुछ फॉरेन बॉडी उसने लिया है मुंह में, ऐसे कुछ, स्पेशली टू कंट्रीज वेयर टीबी इज एंडेमिक। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कॉफ, प्रोडक्टिव कॉफ, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ और ड्रग इंड्यूस कॉफ। हमने ड्रग इंड्यूस कॉफ देखा है एस इनहिबिटर की वजह से, उसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्टिव कॉफ। प्रोडक्टिव कॉफ में एक्सपेक्टोरेंट देते, म्यूकोलाइटिस देते। एक्सपेक्टोरेंट्स में क्या क्या आता है, ब्रोमोहेक्सिन, पोटेशियम आयोडाइड या एम्ब्रोक्सोल। ओके, नाउ ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं कफ में। ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। सबसे पहले सेंट्रली एक्टिंग, पेरिफेरली एक्टिंग। सेंट्रली एक्टिंग मतलब क्या, ये जो कफ रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, कफ सेंटर पे एक्ट करते हैं, कहाँ पे, मेडुला में। और पेरिफेरी जो होते हैं स्ट्रेस रिसेप्टर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक्ट करने वाले ड्रग होते हैं पेरिफेरली एक्टिव, और जो कफ सेंटर मेडुला में एक्ट करने वाले वो होते हैं सेंट्रली एक्टिंग। अब कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक आती है, PCPND। PCPND एक्ट होता है, सो इसे याद रखेंगे हम DCPND। ठीक है। डी से आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन विच स्टिमुलेट NMDA रिसेप्टर। फिर कोडिन, फिर कैरामिफिन, क्रोमाइडिन, फोलकोडिन, पी से नॉस्कैपिन, और डी से डायफेनिहाइड्रामाइन विच इज एन एंटीहिस्टामिक। ठीक है। एक और आता है मोगेस्टिन। फिर आते हैं आपके पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स। कौन कौन से, ये मोस्टली लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजोइड, बुपिवाकिन, लिडोकेन और मेक्सिलेटिन। ठीक है। जो ऊपर वाले तीन है BBL, ये क्या है आपके टॉपिकल है, और जो M से है वो है ओरल। ये टॉपिकल देंगे और ये ओरली देंगे। ठीक है। ये हो गया आपके ड्रग्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कफ। ओके।